युग हैरानी के साथ कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कायर अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ युग, तू खुद ही देख ले, इस ताबूत पर वही 4 निशान बने हुए हैं जो तेरी कलाई के ऊपर बने हुए हैं। कायर के कहने पर युग और कछुआ हिम्मत करके खड़े होने लग जाते हैं। जब वो खड़े होकर ताबूत पर बने 4 निशान देखते हैं तो वो भी उसी तरह दंग रह जाते हैं जैसे कायर रह गया था उन निशानों को देखकर। उन दोनों की आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। युग अपनी कलाई और ताबूत पर बने हुए निशानों को देखते हुए कहता है, ये तो वैसे ही निशान है जैसे मेरी कलाई पर बने हुए हैं। कायर हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मैंने कहा था ना, तेरे हाथ की कलाई के 4 निशान यहाँ पर बने हुए हैं। कछुआ ताबूत को गौर से देखते हुए कहता है, 4 नहीं 5। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा 5? तुझे कहाँ पर 5 निशान दिख रहे हैं? मुझे तो सिर्फ 4 ही दिख रहे हैं। पहला पानी की बूंद का, दूसरा आग का, तीसरा बवंडर का और चौथा ये इन्फिनिटी वाला। पर 5वां निशान कहाँ है? मुझे तो कहीं 5वां निशान दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे कहाँ पर दिख गया? कछुआ अपने हाथ से ताबूत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे यहाँ पर जरा गौर से देख, वो जो इन्फिनिटी का निशान बना हुआ है उसके नीचे ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर भी एक और निशान बना हुआ था, पर वो मिट गया है, जिस कारण अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसा और किस चीज का निशान है। जिस तरफ कछुआ इशारा कर रहा था, जब कायर और युग उस तरफ अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि ताबूत पर इन्फिनिटी वाले निशान के नीचे की जगह खुदी हुई खरोची हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर भी कोई ना कोई निशान तो जरूर पहले बना था, जो अब धुंधला हो चुका था। इतना धुंधला कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसा निशान था। कायर लकड़ी के ताबूत पर बने 5वें निशान को देखते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि युग की कलाई पर भी 5 निशान आएंगे। 4 निशान आ चुके हैं और अब एक और आना बचा हुआ है। युग और कछुआ दोनों ही खामोश रहते हैं। वो दोनों तो यही सोचने में लगे हुए थे कि युग की कलाई पर जो निशान बने हुए हैं वो ताबूत पर क्यों बने हुए हैं, उसके निशानों का उस ताबूत से क्या संबंध है। वही सबसे हैरानी की बात यह भी थी कि ताबूत पर एक भी धूल नहीं जमी हुई थी, जैसे कोई उसे रोज साफ करता हो। लकड़ी पर बने 5वें निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उस 5वें निशान को वहां से कुरेदा गया हो, ताकि कोई भी वो 5वां निशान ना देख पाए, ना उस निशान को कोई पहचान पाए। कोई उस निशान को सबसे छुपा कर रखना चाहता था। युग 5वें निशान को देखते हुए कहता है, इस निशान को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे कुरेदा है। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, पर कोई उसे क्यों कुरेदेगा? युग खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। कायर डरते हुए कहता है, मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही है कि इस ताबूत को इतने संभाल कर किसने रखा होगा। तुम्हें पता है ना, ताबूत इस तरह नहीं रखे जाते हैं। ताबूतों को इस तरह रखना ठीक नहीं होता है। कायर कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रहा था और कछुआ था कि आसपास देखने में लगा हुआ था, पर उसके आसपास इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ताबूत को देखते हुए ही धीरे धीरे युग उस ताबूत को छूने लग जाता है। युग के उस ताबूत को छूते ही उसकी कलाई के 4 निशान चमकने लग जाते हैं। सिर्फ युग के हाथ के ही नहीं, ताबूत के ऊपर जो निशान बने हुए थे वो भी चमकने लग गए थे, जैसे वो जागृत हो रहे हो। उन निशानों में से रोशनी निकलती हुई देखकर युग, कायर और कछुआ तीनों दंग रह गए थे। युग ने अभी भी अपने हाथ ताबूत के ऊपर ही रखे हुए थे। युग उस ताबूत को खोलने के लिए अपने हाथ वहां से हटाने ही वाला था कि तभी छन छन की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी, जिस कारण छन 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 की आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। छन छन की आवाज सुनकर युग के भी होश उड़ गए थे। उसके भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। कायर डरते हुए कहता है, ये आवाज कैसी है? कायर की ये बोलते ही फिर छन छन की आवाज सुनाई देती है। कछुआ उस आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये तो पायल की आवाज लग रही है। कायर हकलाते हुए कहता है, क्या कहा? पायल की? अब इतनी रात को कौन पायल पहनकर घूम रहा है? इस तरफ हवेली के अंदर अभिमन्यु की तबीयत और बिगड़ते जा रही थी और डायना थी कि अभी तक सोच में ही डूबी हुई थी कि वो क्या करे। डायना ने अपने हाथ में अघोरी की किताब को पकड़ कर रखा हुआ था और वही पेज खोल कर रखा हुआ था जिसमें अभिमन्यु को ठीक करने का तोड़ लिखा हुआ था। डायना एक नजर से उस तोड़ की तरफ देख रही थी तो दूसरी नजर से तड़पते हुए अभिमन्यु को देख रही थी, जो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका चेहरा लगभग पूरी तरह काला होने वाला था, बस उसकी नाक और होंठ बचे हुए थे। डायना अभी तक फैसला नहीं ले पाई थी कि उसे क्या करना था। उसके लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया था। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसका मकसद जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। डायना घबराते हुए रोते हुए खुद से बड़बड़ाती है,
ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ। पहले तो अभी को ठीक कैसे करना था कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अब जब पता चल गया है वो कैसे ठीक होगा, उसके घाव का तोड़ मिल गया तो वो तोड़ चाहते हुए भी मैं नहीं कर सकती। अगर मैंने उन्हें ठीक भी कर दिया तो वो जीते जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये एक ऐसा गुनाह होगा जिसकी माफी मैं उनसे कभी नहीं मांग पाऊंगी। ये कैसी मुसीबत है, ये कहाँ फंस गई मैं। डायना बार बार खुद से यही सब बड़बड़ाई जा रही थी। अभिमन्यु इतना दर्द से चीख रहा था कि अब तो डायना वो दर्द भरी चीखें सुन भी नहीं पा रही थी। उन चीखों को सुन सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहते जा रही थी। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थी। एक पल में डायना अभिमन्यु के घाव को ठीक करने का फैसला लेती, पर जब वो सोचती कि अगर उसने उसका घाव ठीक कर दिया तो वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, ये सोचकर वो अगले ही पल अपना फैसला बदल लेती थी। वो गुजरते हुए वक्त के साथ हर पल अपने फैसले बदल रही थी, और उसी गुजरते हुए वक्त के साथ अभिमन्यु की सांसें धीमी होने लग गई थी। वो समझ गई थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसके लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लेना जरूरी था, और आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला ले ही लेती है। उसने सोच लिया था कि वो अपने मकसद पर ध्यान देगी, ना कि अभिमन्यु की जिंदगी पर। उसके लिए उसका मकसद उसके प्यार से बड़ा था। वो जानती थी कि अपने मकसद को पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। उसी के लिए वो यहाँ पर इतनी दूर आई है। ना चाहते हुए भी डायन होने के बावजूद इंसानों के साथ रहना पड़ा। युग और उसके दोस्तों से दोस्ती करनी पड़ी। इस तरह अभिमन्यु के लिए वो अपने मकसद को बर्बाद नहीं कर सकती थी। डायना रोते हुए अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, हो सके तो मुझे माफ कर देना अभी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, मुझे माफ कर देना। अभी मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। आखिर मैं डायन जो हूँ, और डायन किसी की सगी नहीं होती, अपनों की भी नहीं। फिर मैं तुम्हारी कैसे सगी हो सकती हूँ। मुझे माफ कर देना अभी, मैं तुम्हें चाहते हुए भी नहीं बचा पाई, नहीं बचा पाई। इतना कहकर डायना फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके आंसुओं की धारा किताब के पेजेस पर गिरने लग जाती है, उन्हीं पेजेस पर जिस पर अभिमन्यु को ठीक करने का तोड़ लिखा हुआ था। उस पेज पर बड़ी बड़ी हेडिंग में क्षतिपूर्ति संगम लिखा हुआ था। क्षतिपूर्ति संगम ही अभिमन्यु को ठीक करने का एकमात्र तरीका था, जो कोई सामान्य इंसान जिसके शरीर में कोई शक्ति ना हो और वो किसी शस्त्र की मदद से कोई सी काली शक्तियों का उपयोग करता है, तो विधि ठीक तरह से ना करने पर उसके शरीर पर उन काली शक्तियों का उल्टा असर पड़ता है। पर वो काली शक्तियां उसके शरीर के अंदर अपनी जगह बनाने लग जाती हैं। धीरे धीरे उसके शरीर पर अपना कब्जा बनाने लग जाती हैं और वो मरने लग जाता है। ठीक वही सब जो इस वक्त अभिमन्यु के साथ हो रहा था। काली शक्ति का प्रयोग करने के कारण वो मर रहा था। दुनिया में कई प्रकार की काली शक्तियां होती हैं, जैसे पिशाचीय, दैत्य, सौदाइन, चुड़ैलीय, और सभी काली शक्तियों से ग्रसित इंसान को ठीक करने का तरीका अलग अलग होता है। और अभिमन्यु ने जिस काली शक्ति का प्रयोग किया था वो थी डायनीय काली शक्ति, यानी डायन की शक्ति। एक अस्त्र के अंदर महाडायन का हीरा लगा हुआ था, जिसमें समस्त डायनों की शक्तियों का हिस्सा समाहित होता है। अभिमन्यु डायन की काली शक्तियों से ही ग्रसित हुआ था, और वही काली शक्तियां उसे मार रही थी, जिसे ठीक करने के लिए क्षतिपूर्ति संगम करना था। क्षतिपूर्ति संगम के अनुसार किसी डायन को अपना काजल अभिमन्यु की नाभि पर लगाना था, जिसकी मदद से वो ठीक हो सकता था। डायन के काजल में वो शक्ति थी जो अभिमन्यु के अंदर जो काली शक्तियां समाहित हैं उन्हें बाहर खींच सकती थी। पर डायनों के लिए किसी भी पुरुष की नाभि पर अपना काजल लगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि डायन सिर्फ अपने पतियों की नाभि पर ही अपना काजल लगाया करती थी, वो भी संभोग के बाद, ताकि कोई दूसरी स्त्री उसे छुए तो उन्हें पता चल जाए। डायन सिर्फ अपने पिताओं के साथ ही अपना काजल बांटा करती थी, क्योंकि वो सिर्फ अपना काजल नहीं बल्कि एक प्रकार से अपनी शक्तियां ही बांट रही होती हैं। डायनों की शक्तियां सिर्फ उसकी चोटी में नहीं बल्कि उसके काजल में भी होती हैं। डायना संकोच में थी ये सोचकर कि अभिमन्यु का बदन उसके काजल का तेज सह भी पाएगा या नहीं, क्योंकि वो एक सामान्य पुरुष था। जब डायने अपना काजल किसी पुरुष की नाभि पर लगाती हैं तो वो सिर्फ काजल नहीं लगाती बल्कि अपनी शक्तियों का हिस्सा भी उस पुरुष के शरीर पर लगाती है, जिस कारण डायन की शक्तियां कम तो होती ही हैं, साथ में वो पुरुष जिसकी नाभि पर काजल लगता है, हो सकता है कि काजल लगाते ही उसकी मौत हो जाए। डायना ये सब सोच सोच कर भी घबराई जा रही थी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अपना काजल अभिमन्यु की नाभि पर लगाने से उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और फिर वो कभी अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएगी। अभिमन्यु को ठीक करने के लिए उसके सामने कई दुविधाएं थीं जो एक एक करके बढ़े जा रही थी। डायना के आंसू लगातार क्षतिपूर्ति संगम के पेजेस पर गिरते जा रहे थे। देखते ही देखते वो पेज पूरी तरह डायना के आंसू से भीग जाता है और पेज गीला हो जाता है।
इस बार जब डायना का आंसू क्षतिपूर्ति संगम शब्द के संगम वर्ड पर गिरता है तो उस संगम वर्ड पर गिरे आंसू की बूंद के अंदर उसे अभिमन्यु का मासूम चेहरा नजर आने लग जाता है। वो मासूम अभिमन्यु जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए जीता था, ना कि खुद के लिए। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हीं लोगों में से एक अभिमन्यु था। वो अभिमन्यु जो अपने दोस्तों के लिए मरने के लिए तैयार रहता था, आज खुद मर रहा था। उन आंसुओं के अंदर ही डायना को वो हसीन पल याद आने लग जाते हैं जो उसने कभी अभिमन्यु के साथ बिताए थे। उसे उन दोनों के बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक याद आने लग जाती है। वही खट्टी मीठी नोकझोंक जिसमें कहीं ना कहीं प्यार था। उसे याद आता है कि कैसे जब उसने अभिमन्यु को पहली बार देखा था तो उसके अंदर उसे अपना प्रेमी दिखाई दिया था और अभिमन्यु ने मजाक मजाक में उससे उसकी चोटी काटने की बात कही थी। उसे वो पल याद आता है जब वो बड़े प्यार से अभिमन्यु का सिर दर्द होने पर उसके सिर की मालिश किया करती थी। उसे वो पल याद आता है जब वो अकेली पड़ जाती थी, उदास रहती थी तो अभिमन्यु उससे कहता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम अकेली नहीं हो डायना। एक एक करके डायना को सांसों की बूंद में वो सारे हसीन दोस्ती भरे पल दिखाई देने लग जाते हैं जो उसने अभिमन्यु के साथ बिताए थे। उस दोस्ती भरे पल में डायना को अभिमन्यु का प्यार नजर आने लग जाता है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ वही नहीं, कहीं ना कहीं अभिमन्यु भी उससे प्यार करता था। उसकी दोस्ती में प्यार ही था। तभी तो उसकी जान बचाने के लिए अभिमन्यु उस काले साए के सामने एकास्त्र लेकर खड़ा हो गया था। डायना को लगने लग जाता है कि अभिमन्यु ने एकास्त्र का प्रयोग उसी की जान बचाने के लिए किया था और आज अभिमन्यु की इस हालत की जिम्मेदार अगर कोई था तो वो खुद थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लग जाता है। डायना खुद से बड़बड़ाती है, अभी की हालत मेरी वजह से हुई है, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती, मुझे उसे ठीक करना होगा। एक बार उसने मेरी जान बचाई थी, अब उसकी जान बचाने की बारी मेरी है। डायना को अभिमन्यु की दोस्ती में प्यार नजर आने लग जाता है और सच तो ये होता है कि हर दोस्ती में कहीं ना कहीं प्यार होता है, बस हम उसे कभी समझ नहीं पाते हैं। पर जब आज डायना अभिमन्यु को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रही थी तो उसे उसकी दोस्ती में वो प्यार नजर आ रहा था जो वो कभी देख नहीं पाई थी। उसे एहसास होता है कि अभिमन्यु ने हर पल उसकी मदद की है, उसे दोस्ती में वो प्यार दिया है जिसकी उसे जरूरत थी, बस वही उसे कभी समझ नहीं पाई थी। डायना भले ही एक डायन थी पर आज उसके अंदर की प्रेमिका ने उस डायन को काफी पीछे छोड़ दिया था, उसके अंदर के प्यार को जगा दिया था। उसे अपनी शक्तियों से ज्यादा अपने प्रेमी की फिक्र होने लग जाती है। प्यार होता ही ऐसा है जो आपके अंदर की सारी बुराइयों को मिटा देता है। डायना अपने आंसू पोंछते हुए अभिमन्यु को दर्द से तड़पते हुए देखकर कहती है, मैं तुम्हें बचाऊंगी अभी, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे मेरी शक्तियां ही कुर्बान करनी पड़े तो वही सही। मैं अपनी शक्तियों के बिना जी सकती हूँ पर तुम्हारे बिना कभी नहीं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।